अब्दुल करीम तेलगी एक ऐसा व्यक्ति जो कभी एक समय पर रेलवे स्टेशन पर अपने दो भाइयों और मां के साथ फ्रूट्स बेचा करता था। मरने से पहले वो 120 बैंक अकाउंट्स को मैनेज कर रहा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 120 बैंक अकाउंट्स, वो भी अकेला एक आदमी। पूरे इंडिया में इस व्यक्ति की 40 से ज्यादा प्रॉपर्टीज थी, जिसकी एस्टिमेट वैल्यू 500 करोड़ के आसपास थी, जिसने किया अभी तक का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम, जिसे स्कैम 2003 या फिर तेलगी स्कैम के नाम से जाना जाता है। इस स्कैम ने न केवल स्टैम्प पेपर मार्केट को बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया। ये स्कैम था 30,000 करोड़ का और 15 से भी ज्यादा स्टेट्स में इस एक व्यक्ति का मार्केट फैला हुआ था। इनकी कहानी किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है और आज हम इस वीडियो में इसे कवर करेंगे। अब्दुल करीम तेलगी के फादर रेलवे में क्लास 4 के ऑफिसर थे, जो कि काफी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ अपना काम करते थे। उनकी जॉब के कारण पूरी फैमिली को कर्नाटका की एक जगह खानापुरा में शिफ्ट करना पड़ा, जहां पैदा हुआ 29 जुलाई 1961 को अब्दुल करीम तेलगी। अब्दुल करीम तेलगी का बचपन खानापुर कर्नाटका में ही गुजरा। इनकी लाइफ का पहला टर्न था जब 8 साल की एज में इनके फादर की डायबिटीज और कुछ अदर डिजीज के कारण डेथ हो गई, जिसके कारण इसके दो भाई अब्दुल रहीम और अब्दुल हजीम, इन तीनों भाइयों और इनकी मां के ऊपर काफ़ी सारा फाइनेंशियल बर्डन आया और ये लोग रेलवे स्टेशन पर फ्रूट्स बेचने का काम करने लगे। उस टाइम यही उनकी रोजी रोटी का जरिया था। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद अब्दुल करीम तेलगी ने गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपना बीकॉम कंप्लीट किया। उसके बाद करीम जॉब की सर्च में लग गया, लेकिन उसे कर्नाटका में कहीं भी जॉब नहीं मिली। कुछ टाइम बाद करीम को पता लगा कि मुंबई में जॉब की कोई कमी नहीं है, तो वो मुंबई चला गया, जहां उसे सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब मिली फ्लिक्स इंडिया नामक कंपनी में। परंतु वहां पर अपने टारगेट्स अचीव ना करने के कारण और बुरा परफॉर्म करने के कारण उसे वहां से जॉब से निकाल दिया गया। उसके बाद उसे एक नई जगह किशन गेस्ट हाउस में मैनेजर की जॉब मिली। वहां पर कुछ दिन काम करने के बाद करीम को पता लगा मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज हैं, अगर हम वहां चले जाते हैं तो वहां पर हमारे पास अर्निंग के ज्यादा चांसेस होते हैं। करीम बचपन से ही बड़ा पैसा कमाना चाहता था और जल्दी पैसा कमाना चाहता था और ये उसे एक मौका मिला पैसा बनाने का। 1986 में अब्दुल करीम सऊदी अरेबिया पहुंचा। वहां उसने कुछ साल काम किया, लेकिन वहां पर भी टारगेट्स ना अचीव करने के कारण उसे कई जॉब से निकाला गया। फिर वह मुंबई वापस आ गया। अब्दुल करीम को जल्दी पैसा कमाना था। वो शॉर्टकट्स ढूंढ रहा था किस तरीके से वो जल्दी अमीर बन सके। उसे पता लगा कई सारे ट्रैवल एजेंट्स लोगों की फेक वीजा और पासपोर्ट बनाते हैं और यहाँ से काफी ज्यादा पैसा भी कमाते हैं, और उसने भी इस धंधे को स्टार्ट किया और ओपन की खुद की एक कंपनी, अरेबियन मेट्रो ट्रैवल कंपनी। कई लोग जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाना चाहते थे, परंतु उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। कुछ तो ऐसे भी लोग थे जो वहां जाने के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, परंतु उनके फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर उन्हें इंडिया से मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भेजने का काम किया अब्दुल करीम ने, जिसके चलते अगले 1-2 साल में तेलगी ने काफी सारा पैसा बनाया। परंतु कुछ ही सालों बाद इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ये खबर मिली कि इस तरीके के फेक पासपोर्ट कोई बना रहा है, जिसके बाद तेलगी को अरेस्ट कर लिया गया और वहां इसकी मुलाकात हुई अपने गुरु से, रतन सोनी। रतन सोनी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डील करता था, उसी से रिलेटेड फ्रॉड में वो अरेस्ट हुआ था। रतन सोनी रेगुलर क्राइम करता था, जिसके कारण उसका जेल में आना जाना लगा रहता था। परंतु करीम तेलगी का ये पहली बार था जब वो जेल गया और अपने गुरु रतन सोनी से मिला। रतन सोनी ने उसे एडवाइस दी, अगर तुम्हें क्राइम करना ही है तो कुछ बड़ा करो, छोटे मोटे क्राइम करके मत फंसो। और उसे एक आइडिया भी दिया, गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर ऑफिस पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है और इस डिपार्टमेंट पर किसी की नज़र भी नहीं है। अगर तुम नकली स्टैम्प पेपर बनाना स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर तुम्हारे पकड़े जाने के चांसेस बहुत कम हैं और यहाँ से तुम काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। दोनों ने जेल से बाहर आने के बाद इस आइडिया पर काम करना स्टार्ट किया। उन्हें पता था अगर हमें ऐसा कुछ करना है तो उन्हें
पॉलिटिशियंस की, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने अपने कनेक्शन बनाना स्टार्ट किया, उन्हें पैसा देना स्टार्ट किया। इसी के साथ साथ उन्होंने अंडरवर्ल्ड के साथ भी कनेक्शन बनाना स्टार्ट किया। 1994 में इन्होंने अप्लाई किया स्टाम्प वेल्डिंग लाइसेंस के लिए, जिसके बाद स्टार्ट हुआ फेक स्टैंपिंग का एक बिजनेस। नासिक में इंडियन गवर्नमेंट की इंडियन सिक्योरिटीज प्रेस है, जहां पर ये स्टैम्प पेपर प्रिंट होते थे। जब मशीन पुरानी हो जाती थी या फिर उस पे जंग लग जाता था, तब उसे ऑक्शन करके बेच दिया जाता था। इस समय तेलगी उन्हें कम प्राइस पर परचेज कर लेता था और उन्हीं मशीन की मदद से डुप्लीकेट स्टैम्प का बिजनेस उसने स्टार्ट किया। जो भी इंक और पेजेस की उन्हें जरूरत होती थी, उन्हें वे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि इंडियन सिक्योरिटीज प्रेस में काम कर रहे थे, उनसे कलेक्ट करते थे, जिसके कारण जो इनके स्टैम्प पेपर बनते थे वो एग्जैक्टली मैच करते थे गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर से, जिस कारण रियल और फेक स्टैम्प पेपर के बीच का डिफरेंस पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता था। जब इनका ये बिजनेस बढ़ने लगा तो उसके बाद उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस भी स्टार्ट किया, परंतु फेक स्टैम्प पेपर का प्रॉफिट इतना ज़्यादा था कि उन्होंने बाकी सारे बिजनेसेस बंद कर दिए और इसी पर फोकस किया। अगले कुछ सालों में अब्दुल करीम तेलगी और रतन सोनी के बीच कुछ डिफरेंसेस आए। जैसा कि आपको पता है, जब सक्सेस आती है तो उसके साथ ईगो भी आता है, और उसी ईगो क्लैश के कारण इन दोनों के बीच कुछ टकरार हुई, जिसके कारण इनकी पार्टनरशिप ब्रेक हो गई और पूरा बिजनेस संभालने लगा अकेला अब्दुल करीम तेलगी। उसके बाद अब्दुल करीम तेलगी अपने फेक स्टैम्प पेपर बिजनेस को एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलाने लगा। फेक स्टैम्प पेपर्स, नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स, रेवेन्यू स्टैम्प्स, ब्रोकन नोट्स, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स, नोटोरियल स्टैम्प्स, इंश्योरेंस एजेंसी स्टैम्प्स, इनका भी एक बहुत बड़ा वॉल्यूम तेलगी ने सेल करना स्टार्ट किया। अपने स्कैम को बड़े लेवल पर चलाने के लिए उसने कई सारे एजेंट्स भी हायर किए और उसे पता था अगर उसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो उसे फेक स्टैम्प पेपर का वॉल्यूम बढ़ाना होगा, जिसके लिए जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर है मार्केट में उनकी अवेलेबिलिटी को कम करना होगा। जब उनकी अवेलेबिलिटी कम होगी तो लोग इससे ज़्यादा स्टैम्प पेपर बाय करेंगे, और क्योंकि तेलगी की जो कंपनी थी वो डिस्काउंट पर स्टैम्प पेपर सेल करती थी, इसीलिए ज़्यादातर बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस इन्हीं से अपना स्टैम्प पेपर बाय करते थे। मार्केट में ओरिजिनल स्टैम्प पेपर की शॉर्टेज पैदा करने के लिए और अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए तेलगी ने काफ़ी सारे प्लान्स भी बनाए, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्लान था कि ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स को गलत एड्रेसेस पर भिजवाना। जब गलत एड्रेस पर ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स पहुंचते थे तो उन्हें कोई कलेक्ट करने वाला नहीं होता था, जिसके कारण जहां भी ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स की जरूरत पड़ती थी वहां पर फेक स्टैम्प पेपर्स ज़्यादा बिकते थे। तेलगी ने 15 से भी ज़्यादा स्टेट्स में अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। ये सोच पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि स्टैम्प पेपर के बिजनेस को तेलगी ने किस प्रकार से 15 से ज़्यादा स्टेट्स में फैलाया, और यही नहीं बल्कि इसने 30,000 करोड़ के स्टैम्प पेपर भी उस टाइम पर सेल किए। इस धंधे से तेलगी ने काफ़ी सारा पैसा कमाया, और तेलगी एक अय्याश किस्म का आदमी भी था। उसे पैसा उड़ाने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। इसी के चलते न्यू ईयर की एक पार्टी पर तेलगी ने अकेले 90 लाख रुपए उड़ाए। 90 लाख। तेलगी का पुराना एक दोस्त जयंत दिनकर, जिसको तेलगी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता थी, जो कि एक जर्नलिस्ट भी था, उसने तेलगी की क्विक सक्सेस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसे पता लगा किस तरीके से तेलगी ने अपना धंधा बनाया, जिसके चलते उसने बेंगलोर पुलिस को भी इस बारे में टिप दी किस तरीके से करीम तेलगी फ्रॉड कर रहा है। परंतु ज़्यादातर पुलिस वाले तेलगी के ही अंडर में काम करते थे, जिसके चलते इसका कोई ज़्यादा बड़ा फायदा उसे नहीं मिला। उसके बाद जयंत दिनकर ने अपनी रिसर्च चालू रखी और कई सारे प्रूफ पुलिस के सामने पेश किए, जो कि ये साबित करते थे कि करीम तेलगी सच में एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है। इस बात का खुलासा हुआ ईयर 2000 में, जब पहली बार पुलिस ने एक फेक प्रिंटिंग प्रेस पर छापा मारा, जहां पर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि इन सब के पीछे करीम तेलगी का हाथ है और करीम तेलगी एक बहुत बड़ा प्लेयर है इस मार्केट का। उसके बाद पुलिस ने और ज़्यादा इसके बारे में पता लगाना स्टार्ट किया, और जब ये प्रूफ हो गया कि तेलगी ही इस स्कैम के पीछे है तो पुलिस उसे अरेस्ट करने उसके घर पहुंची। लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची उन्हें पता लगा कि तेलगी भाग चुका है।
फिर एक दिन पुलिस को टिप मिली कि करीम अजमेर की ओर जा रहा है, जहां पर रास्ते में ही पुलिस ने करीम तेलगी को अरेस्ट किया। ये टिप भी उन्हें जयंत दिनकर ने ही दी। जयंत दिनकर जो कि एक जर्नलिस्ट था, उस पर भी काफी सारे अटैक हुए, जिन अटैक्स के पीछे अब्दुल करीम तेलगी का हाथ माना जाता है। इसके बाद SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को फॉर्म किया गया, जो इस स्कैम को इंक्वायर कर रही थी। SIT ने पता लगाया कि ये स्कैम 1994 से स्टार्ट हुआ और ये एक बहुत बड़े वॉल्यूम पर पूरे देश में स्कैम चल रहा था। कई जगह से फेक स्टैम्प पेपर कलेक्ट किए गए, परंतु ये मार्केट इतना बड़ा था और इसमें इतने सारे ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस शामिल थे, जिसके चलते पूरी इंफॉर्मेशन कभी बाहर नहीं आ पाई। SIT ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया इस फ्रॉड में कुछ नासिक प्रेस के ऑफिशियल्स भी शामिल थे, जिन्होंने अब्दुल करीम को हेल्प की, परंतु उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। पॉलिटिशियंस भी शामिल थे। इनमें से एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन अनिल गोटे, जो कि उस समय समाजवादी पार्टी के पॉलिटिशियन थे, इन्हें अरेस्ट भी किया गया और 4 साल की जेल भी इन्हें मिली। इन्वेस्टिगेशन में महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का नाम भी आया, जिनका नाम शायद आप जानते होंगे। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर से लिखें। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही एक पुलिस ऑफिसर प्रताप काकड़े, उनकी रहस्यमयी तरीके से डेथ हो गई, जिसका खुलासा आज तक नहीं हुआ कि किस तरीके से उनकी डेथ हुई, जिसके चलते इस केस को SIT से लेकर CBI को दिया गया, जिन्होंने इस केस को काफी डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया। जब करीम तेलगी को अरेस्ट किया गया, इसके बाद कोर्ट के द्वारा करीम तेलगी को 30 साल की सजा दी गई और 200 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट फाइन है अभी तक जो किसी क्रिमिनल पर लगाया गया है। कुछ सालों बाद जब और खुलासे हुए कि करीम तेलगी और किन किन फ्रॉड्स में शामिल है, तो उसकी सजा को 13 साल और एक्सटेंड किया गया, परंतु 2007 में ही करीम तेलगी की डेथ हो गई, जिसका कारण बताया जाता है कि उसे डायबिटीज थी और डेथ से थोड़ी देर पहले उसे हार्ट अटैक आया था। परंतु ये एक कॉन्स्पिरेंसी है। कई लोगों का ये भी मानना है क्योंकि करीम तेलगी कई सारे हाई प्रोफाइल वाले पॉलिटिशियंस के नाम जानता था और उनके साथ काफी सारे लिंक्स थे, तो वे पॉलिटिशियन ये नहीं चाहते थे कि करीम तेलगी जेल से जिंदा बाहर आए। जिस तरीके से हर्षद मेहता को मरवाया गया था, उसी प्रकार से करीम तेलगी को भी मरवाया गया, ऐसा कई सारे लोगों का मानना है। लेकिन ये केवल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। आपका इस विषय पर क्या मानना है? उनकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद आपको क्या लगता है, अब्दुल करीम तेलगी एक हीरो थे या फिर विलन? अपने व्यूज को आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप बिना किसी गलत काम को किए अमीर बन सकते हो, वे कौन से रूल्स हैं पैसे के, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो आने वाले समय में आप अमीर बन सकते हो, तो उस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार उस वीडियो को जरूर से देखें, जो कि इस समय स्क्रीन पर पॉपअप हो गई होगी, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।